नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। अजीत पवार को अजीत पावर बताया, किसी ने इसे खेला बताया, किसी ने इसे पॉलिटिकल स्ट्राइक बताया, कई तरह की चीजें हैं। लेकिन एक बड़ी बात जरूर है इसमें कि अजीत पवार बीजेपी का गवर्नमेंट में शिंदे और बीजेपी के साथ में शामिल होते हैं। उससे पहले जब पटना में बैठक होती है, उससे पहले प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को आगे करते हैं शरद पवार। या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं कि शरद पवार को तो एहसास था कि अजीत पवार बाय बाय कर सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि उनको सब चीजों को मालूम था। खैर, लेकिन विपक्ष एकता का जो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था, उसी के बीच पहले मांझी चले गए पटना में, उसके बाद अजीत पवार यानी कि एनसीपी को झटका लगा है, जिसमें सबसे मेजर रोल प्ले जो दो लोग कर रहे थे वो शरद पवार और नीतीश कुमार। तो चले इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आर तिवारी साहब कांग्रेस से हैं, शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं, हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ में हैं। तिवारी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। ये विपक्ष से एकता को झटका है कि पहले मांझी चले गए बैठक से पहले, और बैठक के बाद में पवार के भतीजे जो हैं उन्हें पहले माना जाता था कि राजनीतिक विरासत यही संभालेंगे, और अब वो चले गए। योगेंद्र भाई, महाराष्ट्र की जो घटना है वो देश में लोकतंत्र का दिन दहाड़े चीर हरण ये देश का काला अध्याय है। देश का लोकतंत्र कल शर्मसार हुआ। उसके पहले लगातार 2014 से जब से देश में एक नरेंद्र मोदी नाम के जो प्रधानमंत्री बने, जो मीडिया के माध्यम से इनके जो जिंदाबाद लगाने वालों ने तो विश्व गुरु बना दिया, साक्षात भगवान शिव का अवतार बना दिया। देश देख रहा है, जनता देख रही है। मैं कह रहा हूं देश का काला अध्याय है ये। सारे बेईमान जो देश के अंदर किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो मेरी पार्टी में हो, टीएमसी में हो, सपा में हो, बसपा में हो, तमाम देश के बेईमानों के जिनके खिलाफ में इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे, जिनके यहाँ में ईडी के छापे लगा रखे थे, जिनके यहाँ पर इन्होंने सीबीआई की रेड मार रखी थी, इनकम टैक्स के छापे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन बेशर्मी से थाम लेते हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन बन गई है। देश के तमाम करोड़ों लोग बाग देख रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का वो चाल चरित्र चेहरा, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी मूल पार्टी आरएसएस हमें एक संस्कृति सिखाती है कैसे लोगों के साथ में जीना है, जो केवल अपने आप को सांस्कृतिक ढांचे में रखना चाहती है, जो देश को अंदर अखंड बनाना चाहती है। मैं कह रहा हूं देश देख रहा, सारे देश में तमाम विपक्षी दलों के जो भ्रष्ट हैं, मैं कह रहा हूं जो चोर है, बेईमान है, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। और मैं कह रहा हूं शैलेंद्र भाई, आप जैसे कार्यकर्ताओं का, आप जैसे नेताओं का वहां दम घुटेगा और एक दिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही कुकृत्य से, पापों से टूटेगी। इसमें जनता देख रही, आने वाला 2024 का चुनाव। आप कह रहे हो विपक्षी गठबंधन को कई झटका लगा, देश देख रहा है। जब जनता जिसको चाहती है वोट उसी को देती है। मैंने 77 का दौर भी देखा था, 77 में कोई नेता नहीं था। छोटा सा सवाल है सर, छोटा सा सवाल है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, आपने ये तो माना कि जो भ्रष्ट हैं और पार्टियों में उन्हीं लोगों को ही ले रहे हैं, तो आप लोग जब आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये करप्ट लोग हैं तो पहले ही रास्ता दिखाइए ना उनको, वो इधर के रहे ना इधर के रहें। सवाल ये नहीं है, सवाल है जिस पार्टी के निशान पर कोई आदमी जीत करके जा रहा है, जनता की अदालत में अगर वो बेईमान है तो उसको हरा देती है, अगर उसको ईमानदार समझती तो जीता देती है। मैं कह रहा हूं जिस पार्टी के निशान पर कोई नेता विधानसभा में जाता है, कोई नेता राज्यसभा में, लोकसभा में जाता है, वो कैसे बेशर्मी के साथ में जा रहे हैं, और बेशर्मी के साथ में भारतीय जनता पार्टी वाले उनको लेकर के देश को मजबूत बना रहे हैं क्या? देश में लोकतंत्र को ताकत दे रहे हैं क्या? देश के मजबूत लोकतंत्र की वो जड़ें खोद रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं एक दिन आएगा 2024 का,
अप्रैल या मई के अंदर जब चुनाव होंगे, नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और नड्डा जी, ये जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बने ना भारतीय राजनीति के, इन सबको एहसास होगा। मैं देश की जनता को देखा, मैंने 77 का चुनाव भी देखा योगेंद्र भाई, उम्र के इस पड़ाव पे पहुंचा हूं। इंदिरा गांधी का ऐसा ही तेज था, इंदिरा गांधी के सामने कोई विपक्ष एक जगह ठहरता नहीं था। इंदिरा गांधी को खुद का अपना चुनाव हारना पड़ा। देश चले शैलेंद्र जी आगाह कर रहे हैं आपको कि देश उसी ओर जा रहा है जो इंदिरा जी भी भूल कर चुकी थी, मान के चल रहे हैं, और जितने भ्रष्ट लोग पार्टी में उनको सबको आप इकट्ठा करके और वॉशिंग मशीन के जरिए शुद्ध करके निकाल रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का धन्यवाद देता हूं कि ये इन्होंने कम से कम अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और जो इनके विपक्षी दल थे जिन्होंने कभी महागठबंधन किया था वो उनको भ्रष्टाचारी मानते हैं। तो मैं तो स्वागत करता हूं कि राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी वो भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी में, वो भी शुद्ध हो जाएंगे। चाहे वो टीएमसी की ममता बनर्जी आप लोग हो जाएंगे, लालू प्रसाद यादव आ जाए वो शुद्ध हो जाएंगे। वेजिटेबल बन गई लेकिन मूल बिहारी वाजपेयी जमाने में जो भारतीय जनता पार्टी थी खुशबू तिवारी वो उस मुद्दे पे शैलेंद्र जी आप जो बोल रहे हो इस पर चर्चा नहीं कि उन्होंने वाइंड अप कर दिया 2 शब्दों के अंदर ही, वो मूल मुद्दे पर लौट रहे हैं, जरा आप सुनिए। अब योगेंद्र जी आप देखिए कितनी जबरदस्त बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी में कि जब पटना में महागठबंधन होता है और सारी विपक्षी दल एक जगह इकट्ठे होते हैं और किस तरह से आप देखिए जो लालू प्रसाद यादव जी हैं वो कहते हैं कि बारात का दूल्हा कौन बनेगा, तो दूल्हा राहुल गांधी जी बनेंगे, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी नतमस्तक हो जाते हैं, शरद पवार जी कहते हैं कांग्रेस की लीडरशिप में बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। तो आप देखिए किस तरह से एनसीपी का जो बिखराव हुआ है, जो टूटन हुई है, इसीलिए उनके विधायकों ने कहा कि आप देखिए कि अपरिपक्व नेता राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैसे मान सकते हैं, ये आप समझिए। शिकायत करते हैं कि अब आप इस आगे ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, दूल्हा कौन बनेगा, जो सीट पर बैठेगा वही दूल्हा बनेगा ना, दूल्हा कैसे बनेगा आप बताइए। हम उनको मर्यादा नहीं, हमारे उनकी तो शादी होना है। तिवारी साहब सुनिए मेरी बात, अब देखो बात कहने दीजिए। जो एकता इकट्ठी हुई थी उनको समझ में आ गया कि हम अपरिपक्व राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकता है, और इसीलिए आप देखिए एनसीपी में जबरदस्त विस्फोट हो चुका है। और हमने तो निमंत्रण दिया नहीं। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं से, जन कल्याणकारी नीतियों से, विकास से, सुशासन से अगर कोई प्रभावित होकर आता है, और जो महाराष्ट्र में चल रही है, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ, अगर वहां महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर एनसीपी अजीत पवार जी आते हैं, वो अपने विधायकों के लिए आते हैं, तो हमारा इसमें क्या है बताइए। हमने तो निमंत्रण दिया नहीं, हमने तो उस घर में कोई तोड़फोड़ की नहीं। छोटा सा सवाल है मेरा, कांग्रेस भी और वैसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कुछ दिन पहले ही अजीत पवार को वारंट्स भेजे गए और ईडी के माध्यम से भी उन पे 25,000 करोड़ के स्कैम की बात की। बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन पे आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार और अब बस इंतजार हो रहा है, ये हो रहा है सारा। लेकिन वो अगर चार्जेज उन पे हैं, बाकायदा उनको नोटिस सर्वे, उसके बाद में आप उन्हें सत्ता में शामिल कर रहे हैं, तो कोई राजनीतिक एथिक्स भी है कहीं पे कुछ? नहीं देखिए आप, या मतलब कोई भी आ सकता है। आप देखिए अगर उनपे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ईडी स्वतंत्र इकाई है, ईडी ने नोटिस दिया है, हम कोई कार्रवाई किसी की ड्रॉप नहीं करते हैं। ईडी अपना काम करेगी, अगर वो दोषी पाए जाएंगे आपके गठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी से प्रफुल्ल पटेल दूर रहे तो हजारों करोड़ का अपराधी है। राहुल गांधी जी आ जाएगा, आप जनता पार्टी में देश के जानकारी होगी। राहुल गांधी जी की बात जमात होने, गांधी जी भी आ जाती है, रॉबर्ट वाड्रा जी भी आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। जांचें होंगी, जांच होगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो सजा भी मिलेगी। पार्टी विद डिफरेंस की बात करने
सुनते नहीं। नैतिक मूल्यों की बात करने वाले तिवारी जी। आज देश में भारतीय तिवारी जनता जी। पार्टी सबसे बड़ा दल है। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन करके रह गई भारतीय जनता पार्टी। सही कह रहे हैं शैलेंद्र जी कि आप लोग भी, कोई भी नेता जा सकता है इनके यहाँ पे, लेकिन जांच बंद नहीं होगी। लेकिन जांच कब अपना असर दिखा, अरे हेमंत सर आप सुनते नहीं हो पूरी बात ही, वो कब उसका रिजल्ट आएगा ये इसकी कोई बात नहीं है, कभी भी आ सकता है। और लेकिन कोई भी आ सकता है, ये मानते हैं इस बात को कि आप कोई भी आ सकता है। नहीं, हमने कहा ना बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ, की कोई नीतियों कार्यक्रमों से प्रभावित रहेगी, लेकिन होकर बिल्कुल जांच रहेगी। हम लेकिन जांच पूरी रहेगी, ये जांच कब तक रहेगी, कब तक रहेगी, देखो वो ईडी का काम है, हमारे साथ में उसमें दखल ये तो आप जानते हैं कि संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, जांच करेंगे और निश्चित तौर पर जांच नहीं होगी। नड्डा जी की पार्टी में जांच पेंडिंग, और जिस दिन घर से बाहर निकले तो जांच में तेरे को जेल में भेजेंगे। पूरा देश जानता, समझदार है देश का मतदाता। 77 में हमने देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं की, हमने संविधान की गलानी तोड़ के इंदिरा गांधी जी की तरह की आपकी सत्ता जब खत्म हो रही थी, तब आपने मीडिया को, पत्रकारों को, समाजवादियों को, नेताओं को आपने जेलों में ठूस दिया। 2 साल घोषित मदद के लिए हिंदुस्तान में क्या बात करते हैं? न्यायपालिका पे आपने कब्जा कर लिया था। इंदिरा गांधी का वो दौर भूल गए जो आज आप लोग की बात स्वीकार किया ना। हमारी नीतियों ने हमारे विकास के कार्यों सुशासन को प्रभावित होता है, जनता की सेवा के लिए जनता को समर्पित होता है। क्योंकि जनता डरो। सुनिए वो सही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका इसमें क्या चाहिए? तो मैं कह रहा हूँ हे ईश्वर, इनको ऐसा ही करते रहो। लांछन और जुड़े नौजवानों का क्या भविष्य होगा अगर राजस्थान। मैं कह रहा हूँ इनको क्यों टेंशन कर रहे हो? अरे तिवारी जी 45 साल से कांग्रेस पार्टी में, मेरे लेकिन मेरे कांग्रेस आप विपक्षी गठबंधन की बात रखिए ना। भ्रष्टाचारियों को हमने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमने उनको कभी शामिल नहीं किया। तिवारी, कार्यकर्ताओं की परवाह कौन करता है, किस राजनीतिक दल में करता है, उसकी आप छोड़िए। और हर राजनीतिक दल में हर कार्यकर्ता सारे के सारे एमएलए नहीं बनते, सभी एमपी नहीं बनते, सारे मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनते। चलिए दशरथ, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। इस घटना को लेकर के सियासी गलियारे में कोई चर्चा या कुछ कहीं पे कोई चर्चा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और उनका जो सॉफ्ट मोटो है या कह सकते हैं डायरेक्ट वो सीएम बनना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा 2019 में अल सुबह वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था महाराष्ट्र में, वहाँ पर वो 5 बजे हटता है, उसके बाद में वो डिप्टी सीएम बनते हैं और फडणवीस वहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं। 70 से 72 घंटे के बाद ही वो सरकार चली जाती है। तो बिल्कुल साहब, ये कहीं ना कहीं शरद पवार की भी कोई ना कोई गलती रही होगी कि जो व्यक्ति 2019 में आपके साथ ऐसा कर चुका वो फिर करेगा। कहीं ना कहीं वो नब्ज, हालांकि महाराष्ट्र में या भारतीय राजनीति में शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। दूसरा बड़ा चाणक्य गच्चा खा गए। दूसरा बड़ा मसला ये है कि 2024 का इलेक्शन है। अब 2024 के इलेक्शन के पहले बीजेपी जिन स्टेट में दूसरी सरकारें हैं वहां पर कितना अपने आप को गेम कर सकती है, इसी के मद्देनजर एनसीपी में तोड़फोड़ हुई है। और कुल जो 53 विधायक हैं, दावा ये किया जा रहा है अजीत पवार का कि 53 में से कम 35 से 38 विधायक हमारे साथ हैं। हालांकि विधायक 8 हैं, उन्होंने मंत्री बनाए गए, लेकिन 35 का उन्होंने दावा किया है। हालांकि आज शरद पवार ने जो सतना में उन्होंने जो रैली की, रैली में भी उन्होंने बोला कि 3 महीने पिक्चर बदल दूंगा। लेकिन ये 2024 का कहीं ना कहीं गेम प्लान है। आपको ध्यान होगा गत दिनों जो दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक हुई थी, बैठक के अंदर कह सकते हैं शिंदे अमित शाह से मिले थे, उस समय ये पटकथा लिख दी गई थी पूरी। और पटकथा लिखने के बाद में गेम प्लान पूरा तैयार किया गया और तैयार करने के बाद में शरद पवार के जो भतीजे हैं उनको लाया गया। और मुझे जो लगता है कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर अंदर एनसीपी में तोड़फोड़ होगी। और एनसीपी, मुझे जो लगता है कि जैसी उद्धव ठाकरे की पार्टी का हश्र हुआ वैसे ही कहीं ना कहीं एनसीपी उसी की तरफ जा रही है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि बीजेपी में कोई व्यक्ति आता है तो शुद्ध होता है, क्योंकि ये चर्चा है मार्केट में या आम लोगों में भी कि बीजेपी के पास में ऐसी कोई मशीन है कि बीजेपी में जब वो आता है तो वो एकदम क्लीन साफ हो जाता है, और बाहर होता है उसके खिलाफ
सबसे बड़ी जैसे आपने बात कही कि अजीत पवार के खिलाफ ईडी में केसेस थे और उन पर प्रेशर में बिल्डअप किया जा रहा था, ये खबरें कोई छुपी हुई नहीं है किसी से, उसका भी कहीं ना कहीं अजीत पवार पे भी हो सकता है कोई ना कोई प्रेशर होगा, या फिर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्योंकि उनकी लगातार शुरू से ही महत्वाकांक्षा रही है कि वो या तो एनसीपी के सुप्रीम बने या फिर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अब वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री वो पहले बन चुके हैं, हो सकता है उनको कोई ना कोई भविष्य में भी कोई भरोसा दिया गया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खैर चलिए, कुछ ना कुछ तो बात सही कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षाएं राजनीति में होती हैं। कई लोगों को ये लगता है कि मेरा भी कोई भविष्य नहीं है, मुझे कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। और देश की सियासत में ये बात तय है, देश की सियासत में क्या कहूं मैं, तो सभी जगह पे नैतिक आधार और नैतिकता कहीं नहीं बची है, उसका पतन हो चुका है। वो चाहे कहीं पे भी हो, मैं ये नहीं कह रहा केवल राजनीति में, हर वर्ग में। जब समाज में पतन होता है तो कोई वर्ग उससे अछूता नहीं रह सकता। तो ऐसे में आया राम गया राम 2024 का चुनाव, राज्यों के विधानसभा चुनाव तब साइडलाइन कर दीजिए, वो तो बहुत छोटी सी बात है। इस समय जो भी उठा पटा किया सियासत जो चल रही है उसका फोकस है 2024 के चुनाव। 2024 के चुनाव में बीजेपी किसी भी कीमत पर सरकार में वापसी करना चाहेगी और विपक्ष की पार्टियों को लगता है कि तो अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हित जो टकराएंगे उसका क्या होगा, क्योंकि आप सुर तो मिलाएंगे लेकिन ताल कैसे बैठा पाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है। यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि जब महत्वाकांक्षाओं से एक पूरी तरह से वाकिफ होकर के, और शरद पवार को लगा कि अजीत पवार कभी भी यहां से जा सकते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया। और लेकिन साथ में जिन प्रफुल्ल पटेल जी को साथ में किया था वो भी चले गए। कभी छगन भुजबल इनके राइट हैंड हुआ करते थे, वो भी पार्टी छोड़ करके चले गए। यानी कि अजीत पवार का जिस तरह से शरद पवार के प्रति भरोसा, और शरद पवार उन्हें लाइक कर रहे थे, और उनका जो कद बन गया था पार्टी में, वही सबसे बड़े दिक्कत की बात शरद पवार के लिए रही। और जैसे ही अवसर आया वो दामन छोड़ करके चलते बने। अब क्या होगा, उद्धव ठाकरे केस में और शरद पवार केस में बड़ा अंतर है। उद्धव ठाकरे की तो मैं कहूं कि वो राजनीति का बचपना था उनका, सारी सरकार है उनके सामने से एक एक एमएलए जा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, उनसे डायलॉग नहीं कर पाए। तो उनके सिपहसालार जो हैं वो पता नहीं किस तरह से थे। लेकिन शरद पवार ने जिस तरह से हमेशा कद अजीत पवार का बढ़ा करके रखा, सुप्रिया सुले बाद में इंट्रोड्यूस हुई, ज्यादातर लोग अजीत पवार को ही मान के चलते थे और भैया जी के नाम से काफी वो फेमस रहे वहां की राजनीति में। वो एक शरद पवार का सिर्फ ये मान के चलते थे कि राजनीति वारिस यही हैं और इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और यही सब कुछ करेंगे, और शरद पवार का भरोसा भी वही थे। लेकिन उस भरोसे में कहीं ना कहीं चूक हुई है, दोनों तरफ ही लगा कि अब सुप्रिया सुले जब आगे आएंगी तो मेरा राजनीतिक कद यहाँ कोई मुझे संभावनाएं ज्यादा लग नहीं रही हैं। जिस तरह से अब ये कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि केवल ये कहा जाए कि केवल बस बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है, क्योंकि तोड़फोड़ करने के साथ में खुद को भी सुरक्षित रखना चाहिए अपना घर, कि उसकी स्थिति बने उससे पहले हम संभल करके चलें। तो तिवारी साहब यहाँ संभलने वाली बात भी है। जब मालूम है कि चीजें ऐसी चल रही हैं तो खुद को भी अपना भरोसा कायम रखते हुए कार्यकर्ताओं से डायलॉग या कुंबे को संभालने की वो चीजें होनी चाहिए। केवल एक दूसरे पे ही हम डालें कि वो साहब इस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं और भ्रष्टों को ले रहे हैं, तो तिवारी साहब ये केवल एक बात गले नहीं उतर सकती, कहीं ना कहीं खुद की भी कहीं कमी है, उसका एहसास होना चाहिए राजनीतिक दलों को। कमी है, स्वीकार करते हैं, लेकिन देश में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने जो चाल चेहरे की बातें करते थे, जो नैतिकता की बातें करते, जिनका उद्भव आरएसएस से हुआ। तो आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि हम लोगों में चरित्र निर्माण करते हैं, और मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप मैंने जनसंघ के जमाने से देखा। योगेंद्र भाई अब साइकिल पर चल करके चने खा करके वास्तव में उस समय का भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता था। आज ये हवाई जहाज 12,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, और मैं कह रहा हूं 115 विधायकों का सबसे बड़ा दल महाराष्ट्र में, उसका नेता फडणवीस, आदमी आप तोड़ करके लाते हो शिवसेना से। उस 5 साल के फडणवीस को दादागिरी साहब कहते डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, वो कह रहा साहब मैं 5 साल रह चुका, मेरे को मत बनाओ, लेकिन वो ईडी का छापा, उनको झुकना पड़ता है। और 115 विधायकों का डर उनको भी दिखाया गया। अरे आप
जब आदमियों को पता नहीं है क्या कि मेरे साथ में क्या होगा, घर वालों को पता है कि मेरा घर का जो मुखिया पड़ोस के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार, ये ब्लैकमेल की राजनीति का जो प्रादुर्भाव हुआ है 2014 के बाद में। आप पहले कह रहे थे आयाराम गयाराम की भी थी, दल बदल की भी थी, हरियाणा से शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने इतनी बेशर्मी से कि मेरे घर में आ गए तो पाक दामन साहब, वॉशिंग मशीन, और बाहर रहोगे तो बेईमानों के सरताज कहलाओगे। ईडी के अंदर छापे में जाकर के जमानत तक नहीं करवा सकता वो नेता, 2-2 साल तक सड़ता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है कि गलती तो बताओ, आर्थिक अपराध होता तो जेल की सजा दे दो, लेकिन उनको सजा भी नहीं सुनाई जाती, जेल में डाला जाता है। ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति है जो भारत की राजनीति का एक काला अध्याय है। राजनीति में आज कौन है कल कौन रहेगा, 70-75 साल के इतिहास में कितनी पार्टियों के प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई मोदी आप ही नहीं बने देश के प्रधानमंत्री, छोटे बने, लेकिन देश की आत्मा पर चोट पहुंचाने का काम जो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी कर रही है, देश का आदमी स्वीकार नहीं करेगा। कम से कम भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस कचरे को मत सहन करो। देश भर का अन्य पार्टियों जो कचरा है, कचरा आपका भविष्य धूमिल हो जाएगा। जो निष्ठा के साथ में आप काम करते हो, आपकी निष्ठाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। किसी को भी स्वयंवर की जैसे पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का करते आज चुप है। मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए वो बेबस है, वो मजबूर है। इसलिए कह रहा हूं अंतरात्मा की आवाज सुनो, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में वापस निकालने की मांग करो। खैर आपकी अपील है, आपका अपना अल्फाज और वक्तव्य है ये, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं कहता भी हूं अक्सर, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, देखिए समाज में ही नैतिक पतन है, राजनीति भी उसका एक हिस्सा है। केवल हम राजनीति को या एक पार्टी को दोषी ठहराएं तिवारी साहब, वो जायज नहीं है। हर जगह ही पतन हो रहा है। अगर वास्तव में पतन से बाहर निकलना है तो सबको सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। केवल एक वर्ग को या एक पार्टी को या कुछ व्यक्तियों को हम कटघरे में खड़ा करें, वो नहीं है। देखिए अगर किसी में मादा ये है कि ठीक है अगर मैं साफ हूं और नहीं मुझे किसी का डर है, बिल्कुल मुझे तो वही है जो तर्क संगत और न्याय संगत जो चीज होगी मुझे वो मंजूर है, चाहे मैं बैठना ठीक अपने घर पे बैठना उचित समझूंगा, वो मादा नहीं है सर अब किसी में भी। या तो वो सोच करके चले, ये चेतना अगर किसी में हो तो गंदगी साफ हो सकती है। केवल एक चीज को या एक वर्ग को एक पार्टी को अगर हम कटघरे में खड़ा करें तिवारी साहब, वो भी जायज नहीं है। बात सही है कि पतन हो रहा है ये, और राजनीति में ये तय मान के चलिए कि स्थायी मित्र और विरोधी अब कोई नहीं है। किसके साथ में कौन कब सत्ता के लालच और सत्ता की कुर्सी की भूख के लिए गठबंधन कर ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, सबको मालूम है। शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल वही है घूम फिर के कि कहीं कहीं एक गिरावट की जो बात की जाती है, आपने कहा कि हम ईडी और उसके छापे जांच बंद नहीं करते हैं, छापे तो बंद हो जाते हैं। ये तो आदमी आश्वस्त होकर के चलता है, क्योंकि पार्टी में शामिल होने से पहले जिस गति के साथ में जांच एजेंसियां काम करती हैं उसके बाद में कभी चूं भी नहीं करती हैं। आप कहें कि ऐसा कब हुआ, तो देखिए ये वेस्ट बंगाल में भी हुआ। जो लोग वांटेड की तरह चल रहे थे ममता बनर्जी के साथ में, जैसे टूट के आपकी पार्टी में है, पैरेलल जो लोग सेम केस में एक्यूज्ड हैं उन लोगों की कार्रवाइयां हैं और उनकी फाइलें बंद है। ये बात सही है कि बीजेपी की तरफ से जवाब तो यही आता है कि जांच बंद नहीं हुई है, लेकिन 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा है, एक चला गया, 3 के ऊपर जांच चल रही है, एक की जांच पेंडिंग कर दी जाती है। योगेंद्र जी, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र अलग तरह का है। इन्होंने चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, इनके खिलाफ जो जांचें थी इन्होंने खुद बंद कर दी, विड्रॉ कर दी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं। 9 साल में कांग्रेस प्रवक्ता एक भी बता दे आरोप की केंद्र की 9 साल की सरकार में भ्रष्टाचार का लगाओ तो बता दीजिए। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, अब आप खुद देखिए कि 6-7 सालों में कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांत और जो अपरिपक्व राहुल गांधी इनके नेता है, उनको छोड़ के इनके 30 से 40 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। और शरद पवार जी का इतिहास देखिए, जो कांग्रेस पार्टी को तोड़ के बाहर निकले थे और आज उन्हीं के यहां बगावत हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। लोग जो है, जो विपक्षी दल है, वो हमारी नीतियों को, योजनाओं को देखा। अरे सुनो तो सही, राष्ट्र की बातों, राष्ट्रवाद को देखते हुए हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमको अपना इनका चरित्र जो है भ्रष्टाचारी का चरित्र है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का, मैं तो
कर रहा है, इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचार में कहाँ है? बताने नहीं है क्या? आज आप देखिए जो भ्रष्टाचारियों की मंडली इकट्ठी हुई थी भ्रष्टाचारियों की, भ्रष्टाचारियों का आज उनकी हवा निकलती दिख रही है। आज बौखलाहट डर इसीलिए इनको। चलिए मैं माफी चाहूंगा। तो बड़ी खबर में एजेंडा यही था, वही सब चीजें हैं जो सब आप देख रहे हैं, जो आपके जेहन में चल रही होंगी। हम नया कुछ नहीं करके जा रहे हैं इसमें, वही सब चीजें हैं जो सवाल के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जवाब वही है जो शायद आप लोग सोच भी रहे होंगे, ये ऐसे ही चलेगा। और 2024 तक, क्योंकि मैंने कहा ना कि देश की सियासत में जिन 4 राज्यों में चुनाव होंगे वो सेकेंडरी हैं, प्राथमिकता 2024 का चुनाव है। और जो कुछ सिनेरियो आप देखेंगे, कहाँ क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, कहीं पे दाल पतीले से बाहर जा रही है, वो तमाम चीजें 2024 के चुनाव के परिपक्ष में ही हैं। तो खैर चलिए, ये घटना कोई पहली और आखिरी नहीं है, बहुत सारे नज़ारे आप देखेंगे, अभी पिक्चर बाकी है, देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।